अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 है हमारा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है थोड़ा सा, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देना है मुझे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बताना है और कार्नोट साइकिल बताना है आपको। कार्नोट इंजन क्या होता है और उसका साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ लिए थे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि अल्टीमेटली उसका पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्स के अंदर जो 0 केल्विन है वो कहीं पर भी नहीं हो सकता, अचीवेबल नहीं है। कल भी बात करते हुए मैंने डिस्कस किया था आपसे लास्ट लेक्चर में आई में। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि इफ एब्सोल्यूट temperature tends to 0, the entropy tends to be constant. एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी जो डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट सिर्फ एक सूरत में रहता है जब आप हीट की सप्लाई बंद कर दें। हीट की सप्लाई आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिवर्स में कहीं ना कहीं से हीट आ जा रही है। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि कंप्लीटली इंसुलेशन नहीं हो सकती, तो ऑर्डर चेंज होना है, डिसऑर्डर चेंज होना है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो थर्ड लॉ कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 के पास जाता है, 0 नहीं हो सकता, 0 की तरफ जाता है, एंट्रोपी कांस्टेंट की तरफ चली जाती है। ये लिमिट्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी। टेंड्स टू का मतलब होता है उस तरफ को जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कई बार ग्राफ होता है ना आपका, ऐसे बना हुआ होता है, ये दिस टेंड्स टू 0, ये कभी भी टच नहीं करेगा इस एक्स एक्सिस को। टेंड्स टू 0, एक्स टेंड टू 0 कब होगा? y की वैल्यू क्या होगी या जो भी आपको फाइंड करना हो। तो कहने का मतलब है कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो रहा होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट की तरफ जा रही होगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हीट डेथ का नाम दिया गया है। हीट डेथ, जब एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी और पूरी यूनिवर्स में एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा, तो देयर विल बी नो हॉट रिजर्वायर, देयर विल बी नो कोल्ड रिजर्वायर, सारा टेम्परेचर एक हो जाएगा। एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाएगी, उस पर उसका डिसऑर्डर चेंज नहीं हो सकेगा। डिसऑर्डर चेंज कब होता है? जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जब आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिसऑर्डर चेंज होना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हीट डेथ का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सन से हमारी पूरी जो सोलर सिस्टम है उसको एनर्जी मिल रही है। अब जाहिर है सन की जो एनर्जी है अनलिमिटेड तो नहीं है ना, हाँ बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड नहीं कहेंगे। हाँ, हमारी जनरेशन के लिए अनलिमिटेड है, आने वाली 100 जनरेशन के लिए अनलिमिटेड है, बट कब तक? हो क्या रहा है कि जो सन की एनर्जी है वो कंटिन्यूसली पूरी यूनिवर्स में फैलती चली जा रही है, फॉर नेवर कमिंग बैक। कोल्ड से हॉट की तरफ ले जाने के लिए आपको अगेन एनर्जी चाहिए होगी। हॉट से कोल्ड की तरफ तो जाती है एनर्जी, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं ले जा सकते जब तक आप एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर ना बनाए। यू कैन नॉट डू दैट।
क्योंकि उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी और एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि हॉट रिजर्वायर सन है और कोल्ड रिजर्वायर यूनिवर्स है। तो जब सारी एनर्जी यूज हो चुकी होगी, दैट विल बी हीट डेथ, उसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। वैसे अगर ये वक्त आता है तो उससे बहुत पहले इंसान खत्म हो चुका होगा। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी, उसमें आने वाले मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटेलियन ईयर्स के बाद का बताया गया है कि क्या होगा, तो किस किस तरह से यूनिवर्स पूरी ख़त्म होगी और ज़मीन ख़त्म होगी और सोलर सिस्टम ख़त्म होगा। इट विल टेक जिलियंस ऑफ ईयर्स। उससे बहुत पहले हमारा जो है टेम्परेचर बर्दाश्त करने की हद नहीं है, हद बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब हम लोग माइनस में 50 तक 100 तक चले जाएंगे, लेकिन -270 तक जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो जब आएगा तब तक हम होंगे भी नहीं, तो जाहिर सी बात है, इंसान हम तो अभी से ही नहीं होंगे। तो हीट डेथ का कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो चुकी होगी। देयर विल बी नो मोर सिंक एंड नो मोर सोर्स। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज जो है हीट डेथ। और थर्ड लॉ कहता है कि जैसे जैसे एब्सोल्यूट जीरो की तरफ आप जाएंगे तो एंट्रोपी कांस्टेंट होती चली जाएगी। तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि दिस इज द ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। वो इन्फिनिट टाइम्स तक की बात है। इन्फिनिटी नथिंग, इन्फिनिटी को आप टेंड्स टू कहते हैं, तो इन्फिनिटी को टाइम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कहते ये होगा इस वक्त, इन्फिनिटी पे जाके होगा, सही है। आगे चलते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है जिसमें चीज अपनी फिजिकल कंडीशन में वापस आ जाए। आपने रॉड को गर्म किया और थोड़ी सी उसकी थर्मल एक्सपेंशन हुई और जैसी ठंडी हुई दोबारा वैसी हो गई। दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें आपने रॉड का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने के बाद जैसे उसका टेम्परेचर दोबारा वही सेम हुआ तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी, जो थोड़ी सी चेंज हुई थी, वो दोबारा से हो गई। लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक की बॉल को या रबड़ की बॉल को गर्म करते हैं और वो अपनी शेप चेंज कर लेती है तो दोबारा ठंडे होने पर वो अपनी शेप में वापस नहीं आती। दैट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन करते हैं आप, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह के प्रोसेस, थर्मल एक्सपेंशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन मेटल। इन अदर थिंग, लकड़ी को आपने जला दिया, वो तो जल के अब दोबारा रिवर्सिबल तो नहीं है ना, कोयला बन गई या राख बन गई, व्हाटएवर, तो दैट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो जब आप किसी गैस वगैरह को हीट करते हैं वो एक्सपैंड हो जाती है, तो एक्सपैंड हो जाती है, दोबारा ठंडी होने पर दोबारा कंप्रेस हो जाती है। दैट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो कार्नोट इंजन है उसमें हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, कार्नोट इंजन क्या होता है? कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक मॉडल पेश किया कि इस मॉडल पे काम किया जाए तो आप द मोस्ट एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट इंजन? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, जो कम से कम हीट जाया करे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ना कि इंजन में हीट जाया करनी होती, नो मैटर व्हाट। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सिंक। तो जब सिंक है तो आपका हीट जाया होना भी जरूरी है। तो आप कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो आप बनाते हैं जिसमें हीट का जाया कम से कम होता है। अब ये 4 प्रोसेसेस हैं। एक बात बताता चलो, दिस इज कॉल्ड एन आइडियल हीट इंजन। और अगेन बता दूं, सॉरी हैपनिंग,
हीट इंजन। ये बनाना पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू ऑपरेट। व्हाई? लेट्स सी। देखिए 4 प्रोसेस है। ये एक रिजर्वायर है, हीट के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब ये कंडक्टिंग बेस है। कंडक्टिंग बेस क्या होती है? जिसमें हीट अंदर चली जाए। अच्छा, वो इसको कंडक्टिंग बेस नहीं कहता, वो इसको कहता है परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। परफेक्टली कंडक्टिंग बेस क्यों कहता है? परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, ताकि जो हीट आप दे रहे हैं वो पूरी की पूरी अंदर चली जाए। ऐसा पॉसिबल है? नो। हीट जाहिर तो होगी ना आसपास में भाई, पूरी की पूरी हीट अंदर नहीं जाती। तो बहरहाल एक तो ये पॉइंट है कि परफेक्टली कंडक्टिंग बेस पॉसिबल नहीं है। जैसे आप डेगची गर्म करें, डेगची जब पहला गर्म होगा तो अंदर जाएगी ना हीट, वो गर्म होने में जो हीट जाए होगी वो कहाँ गई? सो परफेक्टली कंडक्टिंग हीट पॉसिबल नहीं है। बहरहाल इसका आइडियल है तो आपको ये सारा अस्यूम करना है कि जितनी आइडियल का मतलब होता है आपने एक चीज बना के दे दी, इसके जितना क्लोज होते चले जाएंगे उतनी आप एफिशिएंसी ज्यादा होती चली जाएगी। ये होता है इसका मतलब। तो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस रख लें आप, और इंसुलेटेड वॉल्स हो और इंसुलेटेड पिस्टन हो। क्यों? ताकि जो अंदर हीट है बाहर जाके इधर उधर जाया ना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप जब हीट देंगे डेल्टा क्यू इसको, तो क्या होगा? इसकी डेल्टा यू बढ़ेगी और ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अरे डेल्टा यू बढ़े बगैर तो ऊपर जाएगा ही नहीं ना। ठीक, इसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है आपने। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो गई, स्टेप 1। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? इसको पूरे को इंसुलेट कर देना है। अब आप अगर इसको हीट देंगे तो अंदर जाएगी? नो। तो ये जो हीट देने से थोड़ा सा ऊपर हुआ था और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई थी, अब वो जो इंटरनल एनर्जी अंदर मौजूद है ना इसके, तो इसको छोड़ दें आप इंटरनल एनर्जी की उस पर। इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट जीरो होती है, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। तो हीट नहीं दे रहे, प्रोसेस फास्ट होता है थोड़ा सा, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे काम हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो पिस्टन ऊपर गया है, जाहिर सी बात है जो व्हील उधर को गया है वो व्हील वापस आएगा। व्हील चल रहा होता है, फ्रिक्शन लेस है, तो जब आपने उधर को किया है तो वापस भी आएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये फिर कंडक्टिंग बेस है। ठीक है, ये इंसुलेटेड बेस थी, इंसुलेटेड। अच्छा, ये फिर कंडक्टर है। आपने फिर क्या किया? इसको कंप्रेस किया। किसने? उसी व्हील ने। तो वापस घूमेगा ना व्हील, तो कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? जो एनर्जी है अंदर वो चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेशन करने से, तो वो बाहर जो कंडक्टिंग है तो बाहर निकल आएगी एनर्जी, डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन जी। स्लो होता है प्रोसेस, फास्ट नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि आपने प्रेस किया है, ठीक है, और इसकी एनर्जी कम हो गई है, अंदर की एनर्जी कम हो गई है, टेम्परेचर इसका गिर गया है, तो आप इसको क्या करें? इंसुलेटर के ऊपर रखें और दोबारा प्रेस करें, बिल्कुल इस लेवल पे लें। अब क्या होगा? आप प्रेस करेंगे, अंदर का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पे था, क्योंकि नीचे तो हीट नहीं जाएगी ना, अंदर ही रहेगी, टेम्परेचर दोबारा चेंज होकर वही हो जाएगा। और आपने जितना काम इससे लिया था ऊपर करके वापस नीचे कर दिया, और जितनी हीट आपने दी थी वापस ले ली। 100% परफेक्ट काम हुआ। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो एफिशिएंसी का फार्मूला बताया तो आपको। एफिशिएंसी जो होती है, ये दो फार्मूले हैं।
एक 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q2 का मतलब कोल्ड वाली टेम्परेचर और Q1 का मतलब हॉट वाला टेम्परेचर, यानी कितना हॉट से टेम्परेचर आ रहा है और कितना कोल्ड में जा रहा है, यानी कितना ज़ाया हो रहा है। या 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हीट है और ये टेम्परेचर के टर्म में है, दोनों टर्म में एफिशिएंसी मिली हुई है। ये आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, तो ये एक फर्जी आइडियल इंजन है, ठीक है, मैं कहना आपको बता रहा हूँ बार-बार। वन माइनस T2 अपॉन T1 एफिशिएंसी E से भी शो करते हैं और ईटा से भी शो करते हैं। 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये T2 और T1 हमेशा केल्विन में रहने चाहिए, ये ज़रूरी है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं चलेंगे। T2 0 भी हो सकता है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे क्या आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 का मतलब 273 केल्विन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको दोनों टेम्परेचर मिले होंगे कि एक हीट इंजन परफॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी। आप उसको 500 जूल्स एनर्जी दे रहे हैं और 250 ज़ाया हो रही है Q2, और ये सोर्स की एनर्जी है। तो आप 1 माइनस Q2 कितनी है 250 जो ज़ाया हो रही है, और हॉट की कितनी है 500। 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2। इस सारे को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये 50% एफिशिएंसी, यानी आधी एनर्जी वो यूज कर रहा है और आधी हाफ एनर्जी जो है वो उसको वर्क कर रहा है। तो मुख्तलिफ इंजन, मुख्तलिफ चीज़ों की एफिशिएंसी मुख्तलिफ होती है। हो सकता है कि 70-80% तक एफिशिएंट हो चीज़, लेकिन बहरहाल आम हालात में जो हमारे आसपास इंजन्स होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। बहरहाल 50-60% उसकी एफिशिएंसी होती है, सही है। तो ये जो है आपका दूसरा ये हो सकता है, टेम्परेचर दे सकता है, सोर्स का टेम्परेचर और जो है सिंक का टेम्परेचर। वो दोनों टेम्परेचर्स को आप यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर करके। बस ये ख्याल रखना है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिला हुआ हो तो केल्विन में लाना है। केल्विन में लाने के लिए सेंटीग्रेड में 273 ऐड किया जाता है। इस हीट के चैप्टर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छूटे हैं। हीट को एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी आपको कि एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर डिस्कस करने के लिए रह गए हमारे, स्केल्स डिस्कस करने के लिए रह गए हमारे, थर्मल एक्सपेंशन रह गई, वॉल्यूम और लीनियर एक्सपेंशन, गैस के लॉज रह गए, प्रेशर रह गया। कितनी सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो हीट के से रिलेटेड है। तो वो जब सब समझ आता है तो फिर सब कुछ समझ आता है। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगी चीज़ें, इसलिए मैं भी ये सोच के आपको करवा रहा हूँ कि ज़ाहिर है आपने इंटरमीडिएट में सब कुछ किया हुआ है, तो अब जितना सिलेबस हमें दिया हुआ है हम उसी पर रखें ना। हमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जाना फिर फजूल हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी उतने भी रखें। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आए तो इस तरह के आएगा बिल्कुल एफिशिएंसी निकालने वाला इंजन की, ठीक है। तो आपको देखना ही होगा कि हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर दोनों के अंदर हीट कितनी है या टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। ऑलराइट, और एंट्रोपी को थोड़ा सा मैं अगेन डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। क्या होती है एंट्रोपी? डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ऐसे डिस्कस हुआ है। डेल्टा एस से शो किया जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है और हीट दे रहे होते हैं आप। कैसे हो सकता है? डिसऑर्डर चेंज हो रहा होता है सिस्टम का। तो जो सिस्टम का डिसऑर्डर चेंज हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी या बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, कम नहीं होती। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंट्रोपी आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट, सही है। तो इसके अलावा हमने जो है हीट में, और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टीमेटली जो यूनिवर्स की हीट है वो यूनिवर्स के डिसऑर्डर को चेंज करेगी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए
मैं बार बार ये कहता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसको करेंगे, ठीक है। लाइट की वेव एंड पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव्स हैं? अब इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, एक्चुअली 4 थ्योरीज हैं इसके बारे में। जो सबसे पहली थ्योरी है वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी थी हाइजन की वेव थ्योरी। तीसरी थ्योरी थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और चौथी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन चारों में से ये 2 थ्योरीज एक बात करती हैं और ये 2 थ्योरीज एक बात करती हैं। तो हम जब इनको डिस्कस करके हटेंगे तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि द लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, sometimes it behaves like a wave and sometimes it behaves like a particle. न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो क्या कहती है? न्यूटन का मानना था कि द लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब किसी चीज से टकराती है तो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है, परफेक्ट। लेकिन एक बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट की वेव्स जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट से और ट्रफ है वो ट्रफ के साथ जब इंटरफेयर करता है तो ब्राइटनेस और डार्कनेस प्रोड्यूस होती है। तो पार्टिकल का तो क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता, वो तो वेव का होता है। तो हाइजन एक साइंटिस्ट था, न्यूटन के आसपास के दौर के था। उसने कहा कि भाई जो लाइट है ठीक है, उसको पार्टिकल की नेचर में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको वेव के तौर पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वेव भी हिट करती है वापस आती है और वेव भी मूव होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन एक बात तो एक्सप्लेन यहाँ पे वेव भी नहीं कर पाया कि वेव क्या होती है? द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो जब मीडियम ही ना हो तो वेव कहाँ से आई? जैसा कि स्पेस में सन से ज़मीन तक लाइट आ रही, अगर वो वेव है तो फिर कैसे आ रही? अच्छा, याद रहे तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सामने नहीं आई, पुरानी बात है। तो साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम रही इससे कि ठीक है आपकी सारी बातें सही, लेकिन सूरज से ज़मीन तक लाइट कैसे पहुंचती है? तो दैट रिमेन्ड टू बी सॉल्व्ड। कुछ सालों बाद मैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने कहा कि भी देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेव्स जो बगैर मीडियम के भी चल सकती हैं। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन कैसे होती है और उनका सारा प्रोसीजर कैसे होता है, दैट्स लॉन्ग स्टोरी, उस पर हम बाद में आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं दैट कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, परपेंडिकुलरली होती हैं एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलरली चल रही होती हैं, मूव होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं और रिसीव होती हैं। इनकी स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दैट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम। तो इसलिए सन से ज़मीन तक आती है। तो सारी की सारी बातें जो थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो हाइजन की थ्योरी में सूरज से ज़मीन तक आने का मसला था, वो इसने सॉल्व कर दिया कि नहीं भी हाइजन वाज राइट, लाइट बिहेव्स लाइक वेव और इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम।
विदाउट मीडियम। बहुत सालों तक, साल तक इसी बात पे मानते रहे साइंटिस्ट के भी, इट बिहेव्स लाइक अ वेव। ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी एक प्रोसेस है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर ऑफ लाइट। तो ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन निकल रही थी, अगर उसको वेव की तरह मानते तो उसका ग्राफ गलत बन रहा था साइकिल्स का। तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कौन सी जो लाइट है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सी जो लाइट है वो वीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। सारे कॉन्सेप्ट खराब हो गए थे वहाँ पर। तो हो ये रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही थी, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे थे उसकी वजह से उस पर इंटेंसिटी बढ़ रही थी। हालांकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपोजिट होना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था। ये वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होने से उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी तो एक ग्लास में वेव्स की ज़्यादा हो सकती है समंदर की वेव से, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थोड़ी ना होगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था। फिर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा कब होती है जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, लेकिन जो वेव्स निकल रही थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उनमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो प्लांक ने अपनी थ्योरी पेश की जो ये थी, E = h nu या hf। h प्लांक्स कांस्टेंट है और f फ्रीक्वेंसी है। साइंस की दुनिया में इट वाज अ ब्रेक थ्रू कि भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर सकती है। तो कोई मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल इसने सारी चीज़ें प्रूव की और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी प्रूव कर दिया। इसने प्रूव किया कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट को उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एम्पलीट्यूड का बढ़ने का मतलब कुछ नहीं था। उसने कहा इंटेंसिटी इसलिए बढ़ती है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से नहीं बढ़ती। पार्टिकल के तौर पर उसने एक्सप्लेन किया ना इसको। इंटेंसिटी इसलिए बढ़ती है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और हर फोटॉन की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उसने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ को। और उसने ये भी बताया कि जो फोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मटेरियल से, ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक आपके इसमें है नहीं है, लेकिन जाहिर है वो क्वांटम थ्योरी को बताने के लिए थोड़ा सा उसका आइडिया देना पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब लाइट मारते हैं मेटल पर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उसको जो है प्लांक की क्वांटम थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन किया गया। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये, जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी है वो बताती है कि एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होती चली जाएगी। प्लांक का क्वांटम कांस्टेंट जो है 6.634 जो 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो ये जो है लाइट की नेचर है। तो ये दो थ्योरीज कह रही हैं कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और ये दो थ्योरीज कह रही हैं ये वेव्स की तरह बिहेव करती है। सही है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके भी न्यूमेरिकल्स का इतना इशू नहीं है। ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं वो जो मैंने शुरू में करवा दिया आप लोगों को, न्यूटन के और जो है स्प्रिंग वगैरह वाले, पेंडुलम वाले, ग्रेविटेशन वाले, वर्क एनर्जी वाले, उन न्यूमेरिकल्स के हवाले से उन पर फोकस रखें। थ्योरी के हवाले से इनको फोकस रखें। हीट में भी हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आपके पास हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत कम हैं। जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह हुए, गैस लॉज हुए, प्रेशर वगैरह हुआ, वो ज़ाहिर है कवर ही नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए न्यूमेरिकल वाला काम कम है अब। ठीक है।